आई वॉज इन अ फैंसी 5-star होटल टू टेक इंटरव्यू ऑफ ऋतिक रोशन फॉर कहो ना प्यार है, तब वो रिलीज हुई थी. एंड ऑफ कोर्स आई वॉज अ लिटिल गर्ल. ग्लैमर से ज़्यादा ना जर्नलिज्म इज मोर अबाउट पावर. इट्स नॉट सो मच अबाउट ग्लैमर. ग्लैमर इज एडवर्टाइजिंग. मैम आजकल जो ये वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है, गोदी मीडिया गोदी मीडिया गोदी मीडिया, तो आपको लगता है कि ये जेन्युइनली सच है? हाँ, मतलब जिनको नहीं पसंद है उनके लिए वो सच है. जर्नलिज्म में आप जो लिखते हैं वो इतना एडिट होता है कि जो आप लिखते हैं वो कभी फाइनली एग्जैक्टली वो कभी छप ही नहीं सकता. जर्नलिज्म अब थोड़ा सा उस तरह हो गया है कि हाँ, जहाँ से उनको मनी आ रहा है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के रेवेन्यू के थ्रू आ रहा हो, चाहे प्रमोशंस के थ्रू आ रहा हो, तो दे विल रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सेइंग थिंग्स, फ्रॉम आस्किंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस. दैट्स अ जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट. अभी जर्नलिज्म में ये नया ट्रेंड ये भी इंटरेस्टिंग है कि लोग चिल्ला चिल्ला के बदतमीजी भी करते हैं. एंड जर्नलिस्ट स्टार्ट बिहेविंग लाइक दे आर द जजेस एंड यू नो दे हैव अ बेंच. ज़्यादातर मैंने काम गवर्नमेंट मीडिया के साथ या गवर्नमेंट PSUs या मिनिस्ट्रीज़ के साथ काफ़ी काम किया है. जिस तरह के बजट्स, जिस तरह का मैग्नीट्यूड का काम गवर्नमेंट में होता है वो प्राइवेट में हो ही नहीं सकता है. लोग बोलते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इज़ इट ट्रू? हाँ, उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं. उनको एक वैनिटी वैन उनके तरीके का चाहिए, वो डायरेक्टर अपना पसंद से लाते हैं, मेकअप आर्टिस्ट उनका अपना होता है, तो इन चीज़ों को लेके वो थोड़े फिनिकी ज़रूर होते हैं. मैम आप हमेशा से PR और एडवर्टाइजिंग में ही आना चाहते थे या आपका कोई और ड्रीम्स थे? मैं नहीं आना चाहती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Not that I regret it. I really am happy that I came into this profession. But मैं साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती थी एंड मेरा बहुत अच्छा कॉलेज में एडमिशन भी हो गया था साइकोलॉजी ऑनर्स में. बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई क्लियर दिल्ली यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म ऑनर्स एंड वहाँ से लिखने का सफ़र स्टार्ट हुआ. एक्चुअली लिखती मैं 7 साल की उम्र से लिखती हूँ और मैं पोइट्री लिखती थी. मैं छोटी थी तो आई यूज्ड टू राइट पोएम्स. नेचुरली लिखती थी, कहीं से कुछ सीखा नहीं, बहुत ज़्यादा कोई पोइट्री जानती नहीं थी. बट राइम करना, वर्ड्स की तुकबंदी करना, कुछ इंटरेस्टिंग लिखना, तो ये नेचुरली था, मतलब एक इंक्लिनेशन था. पर दिल में हमेशा था कि साइकोलॉजी करना है. दैट्स लाइक माय ड्रीम जॉब. आई वांटेड टू बी अ साइकोलॉजिस्ट. बट देन हैविंग सेड दैट, मतलब किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. मैंने क्लियर किया जर्नलिज्म ऑनर्स. बहुत मुश्किल से मिलता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में. आई क्लियर्ड इट इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट एंड उसके बाद जर्नलिस्ट बन गई मैं. और जर्नलिस्ट बन के सोचा यही डेस्टिनी है. हिंदुस्तान टाइम्स में मैंने स्टार्ट किया अपना करियर. फिर इंडियन एक्सप्रेस में भी गई, तो काफ़ी अच्छी जगहों के साथ जुड़ी. मैं साधना TV में भी गई. वहाँ पर मैं CEO भी रही कुछ टाइम. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि मन सा नहीं रहा जर्नलिज्म के अंदर मेरा. और मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली. मैं प्रेजेंटेशंस में काफ़ी अच्छी थी. मेरी मदर के थ्रू, मेरी मम्मा शी वाज वर्किंग विद द बैंक एंड वहाँ पे एक उनके क्लाइंट थे जो कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक थे. उन्होंने मम्मी से पूछा कि हमें कोई ऐसी, अगर आप जानते हैं किसी ऐसी लड़की को, वी नीड अ फीमेल एक्चुअली, जो अच्छी प्रेजेंटेशन देती हूँ, तो हमको बहुत अर्जेंटली किसी की ज़रूरत है. मम न्यू कि आई डिडंट वांटेड टू कंटिन्यू विद जर्नलिज्म. देन मेरा नाम रिकमेंड हुआ. मैंने वहाँ जाके कुछ प्रोजेक्ट्स किए उनके साथ एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक. एवरीथिंग एल्स इज हिस्ट्री. सो मैं ऐसे एडवर्टाइजिंग में आई. और एडवर्टाइजिंग के बाद मैंने PR भी किया कुछ टाइम. सो मच सो कि मैंने होम मिनिस्ट्री के साथ भी PR किया. होम मिनिस्ट्री में स्पेशली एक डिपार्टमेंट है NDMA का, जिसके अंदर मैंने अपना PR का करियर किया और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जिसे हम कहते हैं. एंड दैट वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ वर्क दैट आई डिड. So yes, both these professions, and I worked with some really nice brands like Times of India, from here on communications. So yeah, I mean, I've had quite a journey. Now it's been 18 years. So जर्नलिज्म जो आपने किया, क्या वो जो हम पेज 3 मूवीज में जर्नलिज्म देखते हैं, क्या वो सच में नहीं ग्लैमरस है जर्नलिज्म? एक्चुअली पेज 3 मूवी जैसा ही है और बहुत ग्लैमरस है. लेकिन ग्लैमर से ज़्यादा ना जर्नलिज्म इज मोर अबाउट पावर. It's not so much about glamour. Glamour is advertising. Power. I mean, I have seen. I was 19 and the first time I was a cub reporter. Cub मतलब कि जो first reporters होते हैं उन्हें cub reporters कहते हैं. Junior, most junior. तब मैं HT में थी, हिंदुस्तान टाइम्स में.
और मुझे अभी भी याद है कि मैं आई वॉज इन अ फैंसी 5-star होटल टू टेक इंटरव्यू ऑफ ऋतिक रोशन फॉर कहो ना प्यार है, तब वो रिलीज़ हुई थी। एंड ऑफ कोर्स आई वॉज अ लिटिल गर्ल, मतलब मैं 19 साल की थी। एंड आई हैड माई बैकपैक ऑन एंड एवरीथिंग एंड आई वेंट टू द होटल रिसेप्शन और उन्हें लगा कोई बच्ची आई है। तो द मोमेंट आई सेड आई एम फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स, पीपल एक्चुअली स्टूड फ्रॉम देयर चेयर and I could feel the power of what I am doing. So there is a lot of power in it, lot of respect for the profession. आज जर्नलिज्म बहुत बदल चुका है। आज से 25 साल पहले जर्नलिज्म कुछ और था, इफ़ यू रियली आस्क मी, बिकॉज ऑलमोस्ट 25 साल पहले, मतलब मैं ये स्टार्ट किया था मैंने सफ़र जर्नलिज्म के साथ। लेकिन हाँ, एडवर्टाइजिंग में 18 साल, डेफिनेटली दैट्स अ डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। तो आप जो बोल रहे हो आज का जर्नलिज्म बहुत बदल चुका है, 25 साल पहले कुछ डिफरेंट था, तो आज आपको क्या डिफरेंस लगता है जर्नलिज्म में? आज जर्नलिज्म ज़्यादा कमर्शियल है। देर इज़ अ लॉट ऑफ, एंड देर इज़ नो नथिंग रॉन्ग विद बीइंग कमर्शियल। आई मीन एवरी प्रोफेशन इज एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट, देर इज एब्सोल्युटली फाइन टू थिंक ऑफ प्रॉफिट, बट ओनली टू थिंक ऑफ प्रॉफिट इज इट्स नॉट जर्नलिज्म, बिकॉज जर्नलिज्म कहीं ना कहीं एक सोशल कॉज भी है। मीडिया को 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है, विच क्लियरली मीन्स कि मीडिया को कहीं ना कहीं लोगों के साथ देना चाहिए, गलत बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, मगर ऐसा होता नहीं। बहुत बार जब एड्स मिलती हैं, अब मैं तो एडवर्टाइजिंग से भी हूँ तो मैं बहुत क्लियरली इसको जानती भी हूँ, आई नो द मैथमेटिक्स ऑफ इट। ऑफ कोर्स कि अगर आपका कोई क्लाइंट है एंड ही इज पेइंग यू, आई एम श्योर यू विल नॉट स्पीक अगेंस्ट द क्लाइंट। सो जर्नलिज्म अब थोड़ा सा उस तरह हो गया है कि हाँ, जहाँ से उनको मनी आ रहा है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग के रेवेन्यू के थ्रू आ रहा हो, चाहे प्रमोशंस के थ्रू आ रहा हो, तो दे विल रिस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम सेइंग थिंग्स, from asking difficult questions. That's a job of a journalist. But हाँ, आप जहाँ मैं ये बोल रही हूँ कि that's a job of a journalist to ask difficult questions, अभी जर्नलिज्म में ये नया ट्रेंड ये भी इंटरेस्टिंग है कि लोग चिल्ला चिल्ला के बदतमीजी भी करते हैं, एंड जर्नलिस्ट स्टार्ट बिहेविंग लाइक certain journalists start behaving like they are the judges and you know they have a bench, but no, you are not supposed to pass judgments, you are not supposed to give opinions, you are only supposed to ask questions. You are nobody to say whether the answer is right or wrong. आप सिर्फ प्रश्न पूछ सकते हैं, उससे आगे आपका कोई अधिकार नहीं। लेकिन ये चीज़ें आज जर्नलिस्ट नहीं कहीं समझते, एंड यू नो दे क्रॉस द लाइन। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे मीडिया ट्रायल्स हो जाती हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी। आई मीन ऑफ कोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जर्नलिज्म, बट इवन द जर्नलिस्ट वर पीपल विद वेरी हाई मोरल वैल्यूज़, और वो लोग ऐसी बातें ही करते थे और ऐसी बातें ही बोलते थे जो किसी को पर्सनली नुकसान ना करे या किसी की इमेज को टार्निश ना करे, और जजमेंट्स पास नहीं करते थे, जो आपका काम नहीं है। आप लोगों के स्पोक्स पर्सन हैं, आप जज नहीं हैं। सो डोंट ट्राई टू डू दैट। तो मैम आजकल जो ये वर्ड बहुत यूज़ हो रहा है, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, तो आपको लगता है कि ये जेन्युइनली सच है? आई एम नोबडी टू टेल ये सच है या झूठ है। आई एम हियर टू टॉक अबाउट कि ये कैसे होता है। बट हाँ, मतलब जिनको नहीं पसंद है ये दिस पर्टिकुलर लेट्स से पार्टी और गवर्नमेंट, तो उनके लिए वो सच है, और जिनको पसंद है उनके लिए वो झूठ है। तो आपको लगता है कि जर्नलिज्म आज के डेट में चेंज हो गया है, इसलिए बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स बन गए हैं जिसमें जर्नलिज्म जो हम ये देख रहे हैं कि जेन्युइन शायद जर्नलिज्म वहाँ से आता है, जैसे 2-3 चैनल हैं, ध्रुव राठी हो गए और भी 2-3 चैनल्स हैं, तो वहाँ से ज़्यादा अच्छा जर्नलिज्म निकल के आ रहा है, और बजाय कि जो हमारे बड़े बड़े चैनल्स हैं जिन पे हम रिलाई करते हैं, वो भी आजकल फेक न्यूज़ को प्रमोट कर देते हैं। देखिए, फेक न्यूज़ कहीं से भी आ सकती है। लेट्स नॉट ब्रांड एनी चैनल और एनी बडी एज फेक और राइट और रॉन्ग, बट ऑल आई एम सेइंग इज दैट एंड जेन्युइन कंटेंट, आपको कैसे पता कौन सा कंटेंट जेन्युइन है? हाउ वुड यू इवन नो कि लेट्स से इवन ध्रुव राठी इज जेन्युइन? हाउ वुड यू नो? It's very hard to say that this person is right and this person is wrong. But हाँ, जहाँ पे आपको ये लगे कि जो बात आप सुन रहे हैं वो बात आपके सामने हो रही है, तो वो सच्चाई है, जो कि जर्नलिज्म का काम भी है। और अगर आपको ये लगे कि जो बात बोली जा रही है थोड़ी एग्जैजरेटेड है, तो वो झूठ है। लेकिन हाँ, यू आर राइट कि यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स इसलिए भी आए कि टीआरपी की होड़ में, जो मैंने बोला कि प्रॉफिट मेकिंग कमर्शलाइजेशन के चलते न्यूज़ काफ़ी कमर्शियल होने लग गई। बट उसके अलावा इसलिए भी यूट्यूब पे ज़्यादा चैनल्स आए, अगर मैं आपको पर्सनली, मेरा ओपिनियन ये है, गलत भी हो सकता है,
कि लोगों को एक्सपोजर आसानी से मिलने लगा। आपको अब कोई चैनल की ज़रूरत नहीं है जर्नलिस्ट बनने के लिए, आपको बस एक अच्छे स्मार्टफोन की ज़रूरत है या एक बढ़िया कैमरा की ज़रूरत है और एक माइक की ज़रूरत है जिस पे आप जो है अपने विचार लोगों के साथ साझा कर सकते हैं या प्रॉब्लम्स को आप जो भी है वो डिस्कस कर सकते हैं, आपकी तरह पॉडकास्ट कर सकते हैं। सो यू नो, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी टू गिव यू अ फोरम। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। तो मेरे ख्याल से उस प्लेटफॉर्म की पावर की वजह से ही ज़्यादा लोगों ने ऑप्ट करना शुरू किया यूट्यूब को। तो अब हम थोड़ा सा आपकी आगे की जर्नी पे आ जाते हैं। एडवर्टाइजिंग में आप आए, तो एडवर्टाइजिंग और जर्नलिज्म में जब आप जैसे ही एडवर्टाइजिंग में आए तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आया एकदम से इंडस्ट्री में? बहुत ज़्यादा, आई मीन दे आर वर्ल्ड अपार्ट। जर्नलिज्म में मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लेयर्स हैं, सीनियरिटी की बहुत लेयर्स हैं। जर्नलिज्म में आप जो लिखते हैं वो इतना एडिट होता है कि जो आप लिखते हैं वो कभी फाइनली एग्जैक्टली वो कभी छप ही नहीं सकता। अच्छा, मतलब उसकी एडिटिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो आपने लिखा है वो इतना फिल्टर्ड होता है कि जब तक वो छपता है अखबार में। आई वाज अ प्रिंट जर्नलिस्ट, मैंने हिंदुस्तान टाइम्स बोला आपको, मैं आई स्टार्टेड लाइक दैट। तो मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं जो आप लिख रहे हो ना वो डिस्ट्रिक्शन है आपकी राइटिंग पे। एडवर्टाइजिंग ऑन द अदर हैंड इट विल गिव द स्काई टू यू। आप अगर एक अच्छे राइटर हैं, एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया अपना राइटिंग करियर इन एडवर्टाइजिंग, और लिखने से मुझे बहुत प्यार है, इसीलिए शायद मैं इस प्रोफेशन में बहुत खुश फील करती हूँ, क्योंकि मैं वो करती हूँ जो मुझे पसंद है, मैं लिखती हूँ। तो हर रोज़ एक नया क्लाइंट, हर रोज़ एक नया प्रोफेशन के साथ जुड़ते हैं हम। कभी हम बात करते हैं लेट्स से कार्स के बारे में, तो कभी हम बात कर रहे होते हैं टूथब्रश के बारे में, कभी हम बात करते हैं ऑयल के बारे में, तो कभी हम बात कर रहे होते हैं डिश वॉशर के बारे में। तो मतलब यू कैन टॉक अबाउट एनी एंड एवरी प्रोडक्ट अंडर द सन। एंड ब्यूटी है कि आप उस पर बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ, बहुत इंटरेस्टिंग गाने, जिंगल्स लिख सकते हैं, और लोग बहुत एंटरटेन भी होते हैं उस राइटिंग से। एंड इट्स लॉट ऑफ क्रिएटिविटी इन्वॉल्व, जो कि जर्नलिज्म इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इज़ वेरी ऑनेस्ट। इट्स मोर लाइक यू नो टेलिंग द ट्रुथ इन अ वेरी प्रोसेस ओरिएंटेड वे। आप एक आर्टिकल के रूप में या फीचर के रूप में लिखते हैं, लेकिन एज अ राइटर आई थिंक आप एडवर्टाइजिंग में ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बिकॉज अगर आप क्रिएटिव राइटर हैं, मतलब इफ़ यू आर इन दैट कैपेसिटी यू लाइक टू राइट, देन इट्स फैंटास्टिक। सो मैम, जब आपने स्विच किया जर्नलिज्म से एडवर्टाइजमेंट की तरफ, तो आपका पहला प्रोजेक्ट कैसा था? मेरा पहला प्रोजेक्ट बहुत बोरिंग था। बेसिकली मेरा ज़्यादातर काम जो है वो गवर्नमेंट के साथ रहा है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग में भी हो। नो, आई वर्क विद प्राइवेट मीडिया एज वेल, बट ज़्यादातर मैंने काम गवर्नमेंट मीडिया के साथ या गवर्नमेंट PSUs या मिनिस्ट्रीज़ के साथ काफ़ी काम किया है, विच इज़ अ वेरी गुड एक्सपोजर बाय द वे। बिकॉज जिस तरह के बजट्स, जिस तरह का मैग्नीट्यूड का काम गवर्नमेंट में होता है वो प्राइवेट में हो ही नहीं सकता है, बिकॉज ऑफ the amount involved. So my first project was, if I scarcely remember, it was with a body which was a financial body. एक PSU था, exactly मुझे अभी भी नाम नहीं याद है, नेहरू प्लेस में उनका ऑफिस था, इतना मुझे याद है। And I had to make a presentation for their brand, talking about how we can take the brand to the next level. And it was a very simple presentation. I went in, I talked about our company, because profile भी बतानी होती है, आप कहाँ से आए हैं, what is your turnover, etc. और उसके बाद जो उनके लिए हमने ads सोची थी, जो जिस तरह का content सोचा था उसके बारे में ads हमें दिखानी होती हैं और उसके बारे में चर्चा करनी होती है, तो बस वो बहुत ही सिंपल ब्रीफ था। और आपके अभी तक के करियर में, एक तो सबसे पहले आप हमारी जनता को एक्सप्लेन करिए PSU क्या होता है? पब्लिक सेक्टर यूनिट। पब्लिक सेक्टर, तो जैसे इंडियन ऑयल है, BPCL है, ये सब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। ओके, और कोई एग्जांपल्स देना चाहेंगे आप? पावर ग्रिड, ये बड़े बड़े गवर्नमेंट के बॉडीज़ होती हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये तो बैंक है, खैर इसको PSU भी आप मान सकते हैं, लेकिन जिस तरह की बॉडीज़ की मैं बात कर रही हूँ कि इंडियन ऑयल हो गया आपका, BPCL हो गया, भारत पेट्रोलियम, ये सब ONGC, ये सब PSUs हैं, यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं। इसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है। अच्छा। पर ये टोटली गवर्नमेंट नहीं होते हैं, इसमें कुछ प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। अच्छा। तो इसलिए इनको PSUs कहते हैं। और गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज होती हैं जो प्योरली गवर्नमेंट होती हैं, उसमें किसी का भी प्राइवेट का आदमी का स्टेक नहीं होता। ओके, सो हाउ गवर्नमेंट, PSU एंड प्राइवेट एडवर्टाइजिंग इज डिफरेंट? अगेन बिकॉज द नेचर ऑफ द वर्क इज़ डिफरेंट, तो डेफिनेटली वेरी वेरी डिफरेंट। मतलब गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की जो होती है वो ज़्यादातर आप देखेंगे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन, वेरी सिंपल, क्योंकि ज़्यादातर मिनिस्ट्री जो है मासेस से जुड़ी होती हैं।
मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है फॉर एग्जांपल, तो खाना पीना मतलब जो भी आप सोच सकते हैं अबाउट फूड, इवन फूड सिक्योरिटी फॉर दैट मैटर, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम सब यूज़ करते हैं पेट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सब यूज़ करते हैं फ़ोन. सो वेरी मासी कंटेंट एंड वेरी मासी टीजी, मतलब सबके पास वो कंटेंट जाएगा. तो डेफिनेटली बहुत सिंपल लैंग्वेज, एकदम एक्सट्रीमली ए फॉर एप्पल आपको बोलना है. आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स नहीं यूज़ करने, बहुत जार्गन्स नहीं यूज़ करने. आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी नहीं हो सकते वहाँ पर, क्योंकि जितना सीधा कम्युनिकेशन करेंगे उतना ज़्यादा लोगों के लिए आसान होगा. 2 बूंद जिंदगी की, पोलियो, सिंपलेस्ट कम्युनिकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ. आई मीन वेरी ब्यूटिफुली डन. आप देखिए आज तक दुनिया उसको नहीं भूल पाई, और मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट मैसेजिंग एवर आई वुड से इज़ 2 बूंद जिंदगी की. सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू द पॉइंट. आप ये 2 बूंद अपने बच्चे को दीजिए एंड यू आर पोलियो फ्री. आई थिंक इससे खूबसूरत मैसेज नहीं हो सकता. इतना अच्छे मैसेजिंग बहुत इंटेलिजेंटली बनती है. तो इस तरह का गवर्नमेंट हुआ. PSUs, yes, you can be creative. You can be very creative. I've just done a very interesting campaign with ONGC, India's Forever Energy. मेरी उस कैंपेन का काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव्स जो थे वो मेट्रो स्टेशन अभी भी धौलक कुआं पे लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं. तो उन पे इट वाज माय ब्रेन चाइल्ड एंड माय आर्ट पार्टनर मिस्टर देओलकर्स art was in it, and you know, my friend and guide Divya, who was with us to you know do that particular project. तो basically हम लोग का विजन था कि to do something big with ONGC, क्योंकि ONGC is the biggest in oil and gas. तो ये जितने BPCL और दूसरे हैं, अभी तो BPCL आ गया एक्सप्लोरेशन में, पर ONGC is the only company in India, महारत्ना, that works in oil and gas. It is like the sun, जिसके पास एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं होती. That was the thought with which we came up. ONGC, India's Forever Energy. So I think and was very very well taken, very much applauded. और अभी भी मेट्रो स्टेशन पे उसके बहुत खूबसूरत रैप्स लगे हैं. अगर आप जाकर देखना चाहें आप देख सकते हैं. जो स्पेशली एयरपोर्ट मेट्रो है उसके पूरे रैप्स हमारे ही इस थॉट के लगे हुए हैं. तो that's one of the biggest achievements of late that I have been able to do with my team. So of course I can't take the whole credit, of course. So बहुत लोग involved हैं, बहुत लोगों की मेहनत है, and beautifully came out. Now talking about private, I think private is fantastic when it comes to creativity. But again, it can be I mean crazy. ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो बहुत ही क्रिएटिवली लिखी जाए बहुत समझदारी की या बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड होती है. कहाँ हम एक साइड बोलते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट भी होती है, जैसे ठंडा मतलब कोका कोला. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट कैंपेन्स एवर डन. सिंपल, इजी टू रिमेंबर, वन लाइनर, इसको लगा डाला लाइक झिंगा लाला. आई मीन फन, इंटरेस्टिंग कैंपेन्स. बट येस, देयर आर कैंपेन्स इवन इन प्राइवेट जो आपको देखने के बाद समझ में ही नहीं आएगा कि मैसेजिंग है क्या. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप कोई टायर ब्रांड देख रहे हैं और उसके अंदर एक बहुत खूबसूरत लड़की बाइक पे बैठाई गई है, तो यू विल नॉट रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज द गर्ल डूइंग. I mean, where is the girl placed in this ad? So I mean, there are certain private ads which are very creative, लेकिन उनकी मैसेजिंग बहुत डिफ़िकल्ट होती है और कई बार समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली में व्हाट आर दे ट्राइंग टू इम्प्लिकेट. उस तरह से भी होता है. तो आपको कहाँ ज़्यादा मज़ा आया, गवर्नमेंट में, PSU में या प्राइवेट में? मज़ा तो प्राइवेट में आया ऑफ कोर्स, बिकॉज एज आई सेड कि यू कैन बी एक्सट्रीमली क्रिएटिव. यू कैन write whatever your heart feels like. You can say a lot of things. लेकिन if you really ask me, satisfaction मेरे को जो गवर्नमेंट के काम करने में मिलता है, बिकॉज आई नो कि मेरा जो मैसेजिंग है बहुत वाइडर ऑडियंस तक जा रहा है वो. और बहुत बार बहुत नोबल कॉजेज़ होते हैं जिसके लिए हम बात करते हैं. यू नो, वी आर इवन राइटिंग फॉर पीपल लाइक ट्रांसजेंडर्स, वी आर वर्किंग फॉर वीकर सेक्शंस, वी आर राइटिंग फॉर you know, women and children and their rights, and we are talking about minorities and you know the good things that can really help them have a better life and they can give them the facilities they deserve and the government is giving and they are not aware. तो बहुत बार हम बहुत भला और अच्छा काम ऐसा लगता है हम कर रहे होते हैं, खासकर नोबल लगता है जब हम गवर्नमेंट के साथ करते हैं. प्राइवेट में इट्स वेरी कमर्शियल, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स मोर टू डू विद द यू नो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जिसके अच्छे खासे पैसे चार्ज हो रहे होते हैं. पर गवर्नमेंट बहुत सारा काम पैसे के लिए नहीं करती है. तो वो एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है. सेटिस्फैक्शन वर्सेस क्रिएटिव राइटिंग सेटिस्फैक्शन, या यू कैन से दैट. बट दोनों ही अपने अंदर अलग थ्रिल है. तो इनका प्रोसेस क्या होता है, मतलब एक प्राइवेट एडवर्टाइजिंग जो आप बनाते हो एडवर्टाइजमेंट,
उसका अप्रूवल और वो सब कैसा वर्क करता है, और PSU का कैसे वर्क करता है? It's a very good question. A lot of people don't know this also. Yeah. And I think good that you asked because people think कि advertising same होती है दोनों जगह पे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. देखिए गवर्नमेंट में जो रहती है ना, गवर्नमेंट में बहुत सारे सीनियरिटी एज आई सेड लेयर्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशंस. तो आप अगर कुछ प्रेजेंट करते हैं और उनके हायर ऑफिशियल्स को भी पसंद आता है तो उसमें फाइल पे चलता है वो कि इन लोग को काम दिया जाए या इनका काम हमें पसंद आया. तो काफ़ी लेवल्स क्रॉस करते हैं. एक पूरा रूम बैठता है विद लॉट ऑफ डेकोरेटेड IAS ऑफिसर्स एंड वेरी इंटेलिजेंट पीपल इन द रूम हु नो अबाउट देयर प्रोडक्ट अ लॉट. ऑफ कोर्स दे आर लुकिंग एट अस एज एक्सपर्ट्स ऑन एडवर्टाइजिंग, बट उनको पूरा नॉलेज होता है अपने काम का. उनको कन्विंस करना और उनको वो चीज़ पसंद आ जाए. अभी मैंने नोटो में काम किया. नोटो के अंदर मेरा अभी एक बहुत बड़ा कैंपेन सिलेक्ट हुआ है विच इज़ कॉल्ड जुग जुग जियो. दिस वाज एक्चुअली अ पिच. मैंने पिच किया था ये, एंड इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस जहाँ पिच का काम मेन काम में ही ले लिया गया हो. तो आज हम नोटो से में इम्पैनल्ड है. नोटो इज़ ऑर्गन डोनेशन, वेरी ब्यूटिफुल कॉज अगैन. देन जुग जुग जियो मतलब अगर आपने किसी को अपनी ऑर्गन दी है तो आप उस व्यक्ति के अंदर युगों युगों तक जिएंगे. ये आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद आप किसी और को भी दे सकते हैं अपने जाने के बाद. ये सोच के मैंने ये कैंपेन बनाया था. उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया, थैंक्स टू देम ऑफ कोर्स, कि उन्हें इतना इंसाइटफुल लगा कि उन्होंने उसको अब आज अपना मेन कैंपेन बना दिया है जुग जुग जियो को. सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बहुत ही I'd say it's a very good thing that you're able to contribute to that level. and इस तरह से फटाफट उन्होंने पसंद किया इम्पैनलमेंट के बाद फटाफट. लेकिन हाँ, उसमें हमें लगा महीना 2 महीना इस प्रोसेस के. प्राइवेट बहुत क्विक होता है, वेरी फास्ट. मतलब अगर मैंने आज आपको, आप कोका कोला है, आप रिलायंस हैं, आप यामाहा हैं, यू कैन बी एनी ब्रांड. I have worked with all of them, in fact, except Coca-Cola I haven't worked with, but Reliance and Yamaha I have worked with. तो आपके उनके डायरेक्ट उनके जो एडवर्टाइजिंग सेल्स हैं, उनके जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं जो कि प्रमोशन एंड पब्लिसिटी में होते हैं, उनके साथ डायरेक्ट जुड़ते हैं. उन्हें अगर कुछ पसंद आए तो वो फटाफट मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं, एंड विद इन अ वीक और विद इन 2 वीक्स आपका कैंपेन लाइव हो जाता है. कई बार तो विद इन डेज हो जाता है इफ़ इट इज़ वेरी अर्जेंट अ ब्रीफ. तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं. बट आप वही देखेंगे कि प्रोसेस में वहाँ लेयर्स कम होती हैं क्योंकि वहाँ पे क्विक डिपार्टमेंट डिसीजंस होते हैं. प्राइवेट हैं तो लोग जल्दी अप्रूवल्स भी दे देते हैं. लेकिन हाँ, वो लोग भी उतने ही पिकी होते हैं अबाउट देयर कंटेंट बिकॉज दे आर वेरी ब्रांड कॉन्शियस. जस्ट लाइक द गवर्नमेंट इज़ वेरी पिकी अबाउट द कंटेंट बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी कॉन्शियस अबाउट व्हाट इज़ गोइंग टू द पब्लिक. जो बात जा रही है क्या वो जनता के हित में है, क्या वो उसके अंदर कुछ ऐसा तो नहीं है विच इज़ ऑब्जेक्शनेबल टू एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी, कास्ट, क्रीड और पर्सन. तो इस तरह की चीज़ें बहुत ध्यान रखी जाती हैं क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ वेरी सेंसिटिव, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो. लेकिन हाँ, गवर्नमेंट में लेयर्स थोड़ी ज़्यादा होती हैं, समय ज़्यादा लगता है. प्राइवेट में लेयर्स थोड़ी कम होती हैं, समय कम लगता है. तो क्या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म भी होता है? नॉट दैट आई हैव कम अक्रॉस ऑफ एनी सच इंसिडेंट. इनफैक्ट एडवर्टाइजिंग मुझे बहुत सीधी सपाट इंडस्ट्री लगती है, मुझे अच्छी लगती है. यहाँ पर देखिए जर्नलिज्म में ऑफ कोर्स फैक्ट्स, नॉट सो मेनी फैक्ट्स आप नहीं बता सकते. मैनिपुलेशन के लिए बहुत स्कोप है कि किसी ने क्या बोला, किस इंटेंट से बोला, वो कितना सच था कितना झूठ था. लेकिन एडवर्टाइजिंग इज स्ट्रेट. अगर हमने बोला ठंडा मतलब कोका कोला तो ठंडा मतलब कोका कोला, इसमें कोई झूठ फरेब है ही नहीं. तो फेवरेटिज्म अगर आप बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ आई मीन प्रोफेशन के अंदर बोलेंगे तो हो सकता है, होता भी है आई एम श्योर. क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स नहीं होती या फेवरेटिज्म नहीं होता, डेफिनेटली होता है. लेकिन इतना हार्श नहीं होता है. मतलब जैसा मुझे जर्नलिज्म वर्सेस एडवर्टाइजिंग अगर आप पूछेंगे, आई थिंक एडवर्टाइजिंग इज़ फार मोर ऑनेस्ट, कूल प्रोफेशन. फार ये वेरी कूल, वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फन प्रोफेशन. मैम, आप मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं? बिकॉज बहुत लोगों के लिए सिर्फ अगर हम एड्स बोले तो वो टीवी एड होता है. Yeah, good question again. So I think advertising बहुत ही वास्ट है आज की डेट में. प्रिंट तो होता ही है, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजिंग भी लोगों को पता होती है, बहुत लोग जानते हैं क्योंकि न्यूज़पेपर्स पढ़ते ही हैं लोग, रीजनल या फिर नेशनल. रेडियो पे एड्स आती हैं, रेडियो एडवर्टाइजिंग होती है. सबसे पॉपुलर आज की डेट में सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर आप देखते हैं कि पोस्ट्स आती हैं, उसको हम एडवर्टाइजिंग के रूप में देखते हैं.
देन आउटडोर एडवर्टाइजिंग आप देखेंगे मीडियम में जहाँ पे बिल बोर्ड्स होते हैं, इवन वॉल पेंटिंग्स भी आती हैं आउटडोर में, बस शेल्टर्स पे एड्स छापी जाती हैं, एरोप्लेन्स के ऊपर अभी एड्स छापी जाती हैं, तो देन ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग बोलते हैं, यानी कि चलने वाली किसी चीज़ पे, बसेस पे, ऑटो पे, इस तरह की मूविंग व्हीकल्स के ऊपर जब होती है, ट्रक्स पे, तो उसे हम ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। तो इन द एरा ऑफ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग कहाँ से चेंज हो रही है? लाइक आप बहुत टाइम से एडवर्टाइजमेंट में हैं, तो जब सोशल मीडिया उतना पावरफुल नहीं था और आज की डेट में सोशल मीडिया इतना पावरफुल है, तो आपको क्या लग रहा है एडवर्टाइजमेंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या? बहुत ज़्यादा बजट आजकल कंपनीज सोशल मीडिया पे अलोकेट करने लगी हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देने लगी हैं, बजाय कि और ज़्यादा मीडियम्स के और अदर मीडियम्स, या कैसे क्या शिफ्ट हुआ है फोकस? देखिए सच्चाई तो ये है कि हाँ एडवर्टाइजिंग बहुत बदल गई है, स्पेशली डिजिटल मीडियम के साथ, और वो होगा भी। जब नई टेक्नोलॉजी आएगी तो लोग उसको अडेप्ट करेंगे। और एडवर्टाइजिंग इन इट सेल्फ इज़ वेरी, एज आई सेड, इट्स अ वेरी ग्लैमरस प्रोफेशन। तो डेफिनेटली सोशल मीडिया एक ऐसा फोरम है जहाँ पे मल्टीमीडिया होता है, यानी कि आप यूट्यूब पे उसे फिल्म की तरह देख सकते हैं, आप उसे शॉर्ट्स की तरह देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे आप उसे रील की तरह देख सकते हैं। तो डेफिनेटली, और क्या होता है, मैं आपको अभी एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो, जो मेन लाइन एडवर्टाइजिंग होती है, जो हम टेलीविज़न रेडियो की बात कर रहे थे, न्यूज़पेपर, ये मेन लाइन एडवर्टाइजिंग कहलाती है। इसमें बजट्स बहुत हाई रहते हैं। मतलब इफ़ यू रियली टॉक अबाउट रिलीजेस, तो 1-1 करोड़ तक भी एक ऐड, प्रिंट ऐड जा सकता है। जबकि इंटरेस्टिंगली सोशल मीडिया 1 करोड़ आप ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने तक कर सकते हैं यूटिलाइज विद इन्फ्लुएंसर, नोन इन्फ्लुएंसर्स। तो कहीं देखा जाए तो सोशल मीडिया एक्चुअली बहुत सस्ती पड़ती है एडवर्टाइजिंग, और रीच बहुत ज़्यादा है। प्लस आज मीडियम्स बहुत ज़्यादा, और अगर आप मुझसे सचमुच पूछें तो मेरे ख्याल से 2014-15 से बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया एडवर्टाइजिंग में, जिसमें लोगों ने समझना शुरू करा कि कैसे सोशल मीडिया एकदम ओवरटेक कर गया इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट कवर्टेड मीडियम। सबसे ज़्यादा पसंद किया गया, इस्तेमाल किया गया मीडिया आज सोशल मीडिया है। और लोगों के पास जब से स्मार्टफोन्स बढ़े, क्योंकि फ़ोन्स एंड सोशल मीडिया आर एब्सोल्युटली कनेक्टेड। मतलब आज एक छोटा सा बच्चा भी फेसबुक को लॉगिन करना जानता है, यूज़ करना जानता है। तो वो ऑफ कोर्स 2015 में नहीं था, लेकिन आज 10 साल अगर आप पीछे जाएं, मतलब अ डेकेड ऑफ दिस वर्क, आई थिंक सोशल मीडिया हैज़ रियली टर्न्ड अराउंड द टेबल्स। बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत लोग इसी को प्रेफर करते हैं, और ये बहुत सस्ता मीडियम है एडवर्टाइजिंग के लिए एज़ कम्पेयर टू मेन लाइन एडवर्टाइजिंग, जो खालिस, जो सच्ची एडवर्टाइजिंग है, जहाँ से एडवर्टाइजिंग शुरू हुई थी। मैम एक चीज़ और है कि क्या एडवर्टाइजिंग के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है? कोई प्रोडक्ट ऐसे ऑन द फेस बार बार फेंका जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है? मैनिपुलेशन इज नॉट अ वर्ड फॉर एडवर्टाइजिंग। अगेन आई सेड दैट इसमें ना इतना कुछ झूठ बोलने की आशंका नहीं होती। देखिए, आप किसी को अगर गलत चीज़ भी बेच रहे हैं ना, एक बार बेचेंगे, जब व्यक्ति खरीदेगा तो दूसरे बार खुद नहीं खरीदेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन का स्कोप नहीं है आपके पास। हाँ, करते हैं लोग, क्यों नहीं करते, इस तरह के कि ये देर इज़ इन फैक्ट एक्ट्स फॉर इट, देर इज़ एथिकल एक्ट्स फॉर इट। एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग में ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडी एक्ट होता है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि आप ये दवाई खाइए और आपका गंजापन चले जाएगा 4 दिन में, या फिर आप ये चीज़ पीजिए और आप पतले हो जाएंगे 4 दिन में। तो ऐसी झूठी एडवर्टाइजिंग भी होती है। मतलब ऑफकोर्स वेरी लोकल लेवल आई एम टॉकिंग अबाउट। जितना आप बड़े लेवल पे जाएंगे उतना आपको कम इस तरह का मतलब डबल मीनिंग या डबल थॉट वाला कोई मैसेज मिलेगा। वहाँ पे और ज़्यादा सच्चाई मिलेगी, क्योंकि ब्रांड्स अपनी रेपुटेशन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। सो इफ़ दे आर सेलिंग यू ए, दे बेटर सेल यू ए, बिकॉज उनकी रेपुटेशन बहुत महंगी है, बहुत सैंक्रोसेंट है, वो उसको नहीं छेड़ेंगे। तो जैसे कि अभी मैं एक हेल्थ वर्कशॉप में गई थी, वहाँ पर एक बात बोली कि एडवर्टाइजमेंट में एक सुंदर लड़की डाल दो, अच्छा खाना डाल दो, एंड ये बहुत है आपको मैनिपुलेट करने के लिए। जैसे कैडबरी की ऐड है, जैसे माज़ा की ऐड है कि एक सुंदर लड़की डाल दो, एक अच्छा खाना डाल दो, एंड यू कैन बी मैनिपुलेटेड। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला। सो हमारे लिए एक टाइम पे अगर हमें प्यास लगती थी, तो अगर हम बाहर हैं तो हम पानी पीते थे, लेकिन वो ठंडा मतलब कोका कोला से कहीं ना कहीं दिमाग में डाल दिया कि इफ़ यू आर थर्स्टी और आपको ठंडा चाहिए तो दैट मीन्स कोका कोला। इज इट ट्रू? नो,
ये मैसेजिंग ये ऐसे नहीं है. I'll just put it in perspective for you. Yeah. Not your fault. Not many people understand advertising like this. So ठंडा is a common word used for cold drinks, Okay. not for Coca-Cola. आपके घर में जब कोई मेहमान आता है पूछते नहीं आप ठंडा लेंगे गरम लेंगे. There is where ठंडा मतलब Coca-Cola came from. It's not about quenching thirst. It's not. It's about just being hospitable. घर पे कोई आएगा तो आप पूछते हैं ना ठंडा लेंगे गरम लेंगे, तो ठंडा मतलब कोका कोला. इट्स एज सिंपल एज कुछ मीठा हो जाए मतलब कैडबरीज, और उसमें तो कोई मैनिपुलेशन है ही नहीं. मीठा हो जाए तो मीठा ही खा रहे हो ना आप. कॉमन सेंस है चॉकलेट में मीठा ही होगा ना, खा के आपको तकलीफ ही होगी ना. तो इसमें कोई आपको बोल ही नहीं रहा कि ये खाओ और पतले हो जाओ, तो उल्लू तो कोई बना ही नहीं रहा ना आपको. प्रोडक्ट क्लियर है, कोका कोला इज कोका कोला एंड इट इज आर्टिफिशियल फ्लेवर्ड. इट इज अ फिज ड्रिंक. आपको कोई बोल ही नहीं रहा वो हेल्थ ड्रिंक है. आपको किसी एड में किसी ने बोला वो हेल्थ ड्रिंक है. आपको कोई मैनिपुलेशन नहीं हो रहा है. आपको क्लियर है कि वो हेल्थ ड्रिंक नहीं है. कोई नहीं बोल रहा वो दूध है उसे पीजिए और आपको शक्ति आएगी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं आपको. तो आई एम रियली सॉरी बट देयर इज नो मैनिपुलेशन एट ऑल. बिल्कुल सच्चाई है. मीठा हो जाए मतलब मीठा है, मतलब बहुत मीठा है. और सबको पता है कि चॉकलेट खाने से कोई पतला नहीं होता है, ना किसी की सेहत में कोई अच्छा असर नहीं पड़ने वाला है. हाँ, चॉकलेट मुंह मीठा करने के लिए, जैसे हमारे यहाँ पे मीठा हो जाए में हम मिठाई बोलते हैं, तो सेम तरीके से चॉकलेट बोलते हैं. कैलोरीज दोनों में है, मिठाई में भी चॉकलेट में भी. यू चूज योर पॉइजन. तो उस तरीके से. एंड एक चीज़ और है कि जो आपने अभी बोला एडवर्टाइजिंग में लॉज हैं, नॉर्म्स हैं जो फॉलो ethics करने हैं. पड़ते हैं, एथिक्स हैं, तो वो आपको लगता है कि किस लेवल तक फॉलो कर पाती हैं कंपनीज, या कई बार वो कंसील कर देती हैं अपने फैक्ट्स. जैसे आयुर्वेदा के नाम पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं, लेकिन अगर आप उनका लेबल पीछे करके देखें तो वो बहुत कम % ऑफ आयुर्वेदा होता है. नहीं, यहाँ पर ये थोड़ा सा डिफरेंस है. अभी आप जो बता रहे हैं दैट इज मोर टू डू विद द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट रादर देन एडवर्टाइजिंग ऑफ इट. एडवर्टाइजिंग में देखिए आयुर्वेदा तो बोल ही रहा ना, वो आयुर्वेदिक है. मैं फिर बोल रही हूँ, आपको गलत चीज नहीं मिल सकती. हाँ, वो कम ज्यादा हो सकती है. फॉर दैट यू नीड, ऑफ कोर्स यू नीड टू बी इंटेलिजेंट एंड माइंडफुल. रीड द लेबल्स बिफोर यू बाय देम. दैट्स वेरी सिंपल. आई मीन उसमें तो कोई मैथमेटिक्स है ही नहीं. यू नो, मतलब आप कुछ भी खरीदेंगे, आप उसके इंग्रेडिएंट्स तो डेफिनेटली देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे आपने सही बोला कुछ कम है कुछ ज़्यादा है. लेकिन आयुर्वेदा तो आयुर्वेदा ही है ना. एलोवेरा तो है उसमें, तो एलोवेरा है ना उसमें. अब एक्सट्रैक्ट है, 40% है, 5% है, ये तो दैट इज अप टू यू टू चूज ना. आपको कोई झूठ नहीं बोल रहा है कि उसमें सारा एलोवेरा है. मतलब आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपको इतना बोला जा रहा है. कितना नमक है ये तो नहीं बोला जा रहा ना. आप चेक कर लीजिए नमक है कि नहीं है. आप मत खरीदिए. चॉइस इज योर्स. पैसे तो आप दे रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. तो मैम, अभी तक का सबसे बड़ा कैंपेन आपका कौन सा रहा और किस सेक्टर में रहा? एक्चुअली मेरा सबसे पसंदीदा कैंपेन मेरे 2 रहे. प्राइवेट में अगर आप पूछेंगे तो मैंने एक कैंपेन किया था विद्या बालन जी के साथ, which was Hem Pushpa. It was a very big campaign because वो 1 साल चला और नेशनल मीडिया पे चला. ऐसे ही एक मेरा सॉन्ग मैंने लिखा था, जिसके बाद ऑफ कोर्स आई डिड वर्क ऑन सम अदर वेरी गुड कैंपेन. जैसे मैंने एयर इंडिया के साथ बहुत अच्छे कैंपेन्स करे. उड़ेगा इंडिया दिल खोल के वॉज वन ऑफ माई मोस्ट फेमस कैंपेन्स, जिसके ऊपर न्यूज़पेपर आर्टिकल्स तक आए जब एयर फेयर्स ड्रॉप हो गए इक्वलेंट टू ट्रेन प्राइसेस हो गए. तो येस, आई मीन सम ऑफ माई मोस्ट मेमोरेबल कैंपेन्स. सो मैम, इज़ इट, आपको लगता है कि जैसे हम लोग बोलते हैं सेलिब्रिटीज़ के साथ काम करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इज़ इट ट्रू? डिपेंड करता है कौन सेलिब्रिटी है. आई मीन मुझे सचमुच अभी तक कोई ऐसी प्रॉब्लम लगी नहीं किसी सेलिब्रिटी के साथ. प्रोफेशनल होते हैं, अच्छा खासा चार्ज करते हैं, एंड ऑफ कोर्स एक्टिंग तो उनको आती ही है, तो इतना मुश्किल नहीं होता. बट हाँ, उनकी कुछ डिमांड्स होती हैं, मतलब जो स्पेसिफिक थिंग्स दैट दे रिक्वायर. उनको एक वैनिटी वैन उनके तरीके का चाहिए. वो डायरेक्टर अपना पसंद से लाते हैं. बहुत बार कपड़े उनके स्टाइलिस्ट से ही करवाते हैं. मेकअप आर्टिस्ट उनका अपना होता है. तो इन चीज़ों को लेके वो थोड़े फिनिकी ज़रूर होते हैं. बट ऑफ कोर्स बिकॉज यू पेइंग देम अ गुड बजट, तो थिंग्स गेट कवर्ड एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल. वो आपको घड़ी से बिल्कुल चलते हैं और टाइम देते हैं, और 8 घंटे 10 घंटे ऐसे उनका आपके पास समय रहता है. वो काफ़ी होता है. उसमें बहुत सारी एड्स निकल जाती हैं, स्टिल शूट्स हो जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक हो जाती हैं. तो ऐसा कोई मेरे को अभी तक किसी सेलिब्रिटी के साथ डिफिकल्टी आई नहीं. बट आई एम प्रीटी श्योर देयर वुड बी सेलिब्रिटीज जिनके टैंट्रम्स होते होंगे, देयर वुड बी सेलिब्रिटीज जिनके इतने नहीं होते होंगे. जैसे विद्या बालन जी hardly has any tantrums when it comes to, so even Ajay Devgan is very professional when it comes to advertising. So I mean मेरे साथ even Saif Ali Khan, I worked with him, very professional, very decent gentleman kind of a guy. So good people. Maybe I have been lucky enough to get all the good celebrities to work with. Very professional, they know their job, they charge a bomb but they know what they're doing.
सो इतना कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आई। तो क्या एडवर्टाइजिंग उतनी ही ग्लैमरस इंडस्ट्री है जितना लोग समझते हैं कि वो ग्लैमरस है? लोग समझते हैं कि बहुत ज़्यादा ग्लैमरस है, लेकिन ग्लैमरस है, डेफिनेटली है। इसमें सेलिब्रिटीज़ हैं, इसमें कैमरा है, इसमें फैशन है, इसमें कलर्स हैं, इसमें क्रिएटिविटी है, तो डेफिनेटली बहुत ग्लैमरस है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, यू नो, गुची से लेके अरमानी से लेके लुई विटॉन, एवरीबडी वांट्स टू डू एन एडवर्टाइजिंग एंड मॉडल्स हैं, तो डेफिनेटली बहुत ग्लैमरस है। लेकिन जो बिहाइंड द सीन वर्क होता है वो बहुत नॉन ग्लैमरस होता है, और असली काम वही होता है जो पर्दे पे दिखता है। जैसे 5% ऑफ द रियल हार्डवर्क दैट गोज, 95% इज व्हाट हैपेंस बिहाइंड द सीन्स, जो पीछे मेहनत जाती है। अगर फिल्म बनती है तो फिल्म में सबसे ज़्यादा मेहनत का काम उसकी स्क्रिप्ट और उसकी डायरेक्शन और एडिटिंग होती है, लेकिन आप सामने देखते हैं कि बड़े पर्दे पे एक बहुत खूबसूरत सी फिल्म चल रही है, तो वो जो फिल्म है वो 5% है, और वो जो 95% है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है। सो इट्स 95% प्रेसिपिटेशन एंड 5% ग्लैमर, अगर आप मुझसे पूछे तो। कभी कभी आपको लगता है कि जो कैमरे के पीछे काम करते हैं उनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता? नहीं, एडवर्टाइजिंग में ऐसा नहीं है। जो कैमरे के पीछे काम करते हैं उन्हें बहुत अच्छा ड्यू क्रेडिट मिलता है, पैसा भी अच्छा मिलता है और अवार्ड्स भी मिलते हैं। आई मीन, एडवर्टाइजिंग इज़ वन प्रोफेशन दैट गिव्स यू ब्यूटिफुल अवार्ड्स। Effie, then you have that the Golden Pencil, then you have Cannes Lions. I mean, these are huge awards, and you come on television, you are everywhere on social media, you people write about you in newspapers. तो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे अवार्ड्स मिलते हैं अगर आप टैलेंटेड हैं और अगर आप सही काम में, सही जगह, सही टाइम पे प्लेस्ड हैं एंड यू नो योर जॉब, बहुत ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन मिलता है। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ सामने खड़ा है उसी को, इनफैक्ट ब्रेन को ज़्यादा मिलता है। पीयूष पांडे जी का नाम तो सबने सुना है, यू हैव नेवर सीन हिम ऑन स्क्रीन बट यू हैव सीन द बेस्ट वर्क दैट इज एवर डन, चाहे वो फेविकॉल के रूप में हो, चाहे उनकी एड हो जिसमें उन्होंने इंडियन टूरिज्म पे बहुत काम किया है, अतिथि देवो भव। आई थिंक ब्यूटिफुल वर्क द जेंटलमैन हैज डन एंड एवरीबडी अपलॉड्स हिम, एवरीबडी नोज हिम। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है, अप्रिसिएशन is not an issue in advertising. It's not about who comes on the camera is known. No. People who work behind the camera are also very, very, very well known and very, very well celebrated. कोई ऐसा आपके साथ कुछ सिचुएशन हुई जब आपको लगा कि आपने बहुत अच्छा लिखा था और वो कंपनी ने उस तरह से लिया नहीं? बहुत बार होता है। I mean, that's again it is you know, जैसे कहते हैं ना, man proposes God disposes, तो copywriter proposes and the brand disposes. Every time I cannot be right, every time you know, they will not like what I write, and writing ना बहुत subjective है दिशा। देखिए, मैंने जो लिखा वो मुझे तो पसंद ही आएगा क्योंकि मैंने लिखा है, लेकिन वो आपके ब्रांड से और आपके थॉट प्रोसेस से कितना मैच कर रहा है वो आप ही बता पाएंगे बेहतर। तो डेफिनेटली ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे हमें लगा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा जिंगल लिखा, बहुत अच्छा म्यूज़िक कुछ दिया, या बहुत अच्छा एड लिखा गया, लेकिन उसको ना उतना अच्छा, ना इट वॉजंट वेरी वेल टेकन, ना उसको वो लाइमलाइट मिली, ना उसको लेट्स से सुबह की रोशनी ही मिली, वो शायद वो किसी ठंडे बस्ते में बंद हो गया। तो क्यों नहीं होता, ऐसा होता है, इट्स वेरी नॉर्मल। आई मीन एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। Everybody will not be accepting what you like. मुझे याद है मैंने एक जाकिर खान का पढ़ा था, मतलब सुना था, सॉरी, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमें बहुत बार लगता है जब हमारे पास काम नहीं होता या हम बैठ के देख रहे होते हैं कि अरे इससे अच्छा तो मैं कर सकता था, ये तो क्या ही लिखा है, पर आपको उसके पीछे का वो नहीं पता है कि उसको डेडलाइन थी और उसको काम देना था, इसलिए वो काम ऐसा है। तुम एक बार फील्ड पे आओ तो तुम्हें पता चलेगा कि डेडलाइन के बेसिस पे कई बार हमें मीडियोकर काम को भी पास कराना पड़ता है। सो व्हाट्स योर टेक? अगेन वेरी ब्यूटिफुल इंसाइट एक्चुअली। द बिगेस्ट प्रेशर इज डेडलाइन इन एडवर्टाइजिंग, इन एवरीथिंग शुड हैव बीन डन यस्टरडे। आप किसी भी क्लाइंट से बोलेंगे वो कहेंगे कि आप 1 घंटे में दे दीजिए, यहाँ तक भी ऑडेसिटी रखते हैं, कई लोग बोलते हैं 15 मिनट में दे दीजिए। They don't understand that it is a process, it needs some brain work, you need to do some research. And advertising एक ऐसा प्रोफेशन है, देखिए मैं किसी भी सब्जेक्ट की एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मुझे हर सब्जेक्ट को उतना डीपली पढ़ना पड़ेगा कि मुझे इसमें एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट बनने के लिए मुझे काफ़ी देर तक उस पर स्टडी करना पड़ेगा, काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे, काफ़ी सारे मीडियम्स को छानना पड़ेगा और एक्सप्लोर करना पड़ेगा, और तब मैं पहुँच पाऊँगी उस सही इंसाइट पे, क्योंकि मुझे आपका प्रोडक्ट आपसे ज़्यादा बेहतर जानना है।
तब मैं उसके बारे में आपसे बेहतर दुनिया को बता पाऊंगी। ये चीज़ लोगों को नहीं समझ में आती बहुत बार। एंड डेडलाइन प्रेशर इज द बिगेस्ट प्रेशर इन एडवर्टाइजिंग। तो अगर आप अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आप डेडलाइन का प्रेशर ले सकते हैं, तब आप एडवर्टाइजिंग में बहुत बढ़िया कर सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते देन दिस इज नॉट द प्रोफेशन फॉर यू। मैम एक चीज़ और बोलते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए हमें कहीं चले जाना चाहिए या हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, ये करनी है, तो एडवर्टाइजिंग प्रोफेशन के लिए क्या ये पॉसिबल हो पाता है? 100% ये सच है कि अगर आप एक क्रिएटिव हैं एंड यू हैव टू थिंक नॉन लीनियर, मतलब एक क्रिएटिव आदमी को बिल्कुल अलग सोचना होता है, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। जो हम शब्द भी सुनते हैं बट लिटरली आपको आउट ऑफ द बॉक्स आपको वो बोलना है जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है, या बहुत इंटरेस्टिंग वे में उस बात को बोलना है कि सब लोग खड़े होकर 2 मिनट सोए आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ऑफ कोर्स योर ब्राइन नीड्स टू बी वेरी फ्रेश, वेरी हैप्पी, वेरी जॉयफुल। और अगर आप इतना काम करेंगे, मैंने बताया डेडलाइन प्रेशर इतना ज़्यादा है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप हमेशा फ्रेश फील करेंगे या आपको मेंटली आप एग्जॉस्ट नहीं फील करेंगे। ऑफ कोर्स बहुत थकान फील करेंगे। ये सारी बातें अपनी जगह ठीक हैं, बट एडवर्टाइजिंग बीइंग एडवर्टाइजिंग नहीं मिल पाता इतना समय। खासकर एज आई सेड डेडलाइन प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, क्वांटम होता है। लेकिन हाँ, फिर भी अच्छी बात है कि एडवर्टाइजिंग में जो लोग होते हैं उनको, जो सीनियर लेवल पे होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उनको समझ में आता है कि अगर हमारी टीम ने ब्रेक नहीं लिया तो परफॉर्मेंस नीचे जाएगा, इफेक्टिवनेस खराब होगी। स्पेशली अगर इवन इफ आई एम हेडिंग लेट्स से अ क्रिएटिव डिपार्टमेंट और मेरे अंडर जूनियर्स हैं, तो मैं उनको खुद बोलती हूँ बहुत बार कि व्हाई डोंट यू टेक अ ब्रेक, आप थोड़ा छुट्टी लेके आ जाओ ना, फील फ्रेश, 2-4-5 दिन कहीं घूम के आइए। बल्कि इनफैक्ट जब हम लोग को ब्रीफ भी मिलती थी, आई मीन आई रिमेंबर फ्रॉम हियर ऑन, एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है और उसमें बड़े बड़े दिग्गज काम करते हैं, डेंसू वगैरह जैसी एजेंसीज़ के हेड्स वहाँ पे, जिन लोगों ने खड़ा किया डेंसू को इंडिया में, वहाँ पे उन्होंने शुरू किया इस एजेंसी को। तो वहाँ पे गुलू सेन, सब्यसाची सेन, माई मेंटोर ऑल्सो, वेरी गुड मैन, उन वो कई बार बोलते थे कि ये ब्रीफ है, आज कुछ नहीं करना है इसके ऊपर, तुम लोग को इसे पढ़ो, समझो, एब्जॉर्ब करो, थोड़ा घूमो फिरो, एंजॉय करो, किताब पढ़ो, बाहर जाओ, देख के आओ दुनिया क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, एंड देन कम बैक टू मी विद अ गुड आइडिया। तो उस तरह का फ्रीडम आपको एक इंटेलिजेंट अच्छे क्रिएटिव्स देते हैं, जो जानते हैं कि अगर आप नहीं एंजॉय करेंगे, अगर आप शांत नहीं रहेगा आपका दिमाग, या आपको अंदर से लाइट फील नहीं होगा, तो आप कुछ अच्छा डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मतलब इट्स अ प्री रिक्विजिट है, बिना कहे समझने वाली बात है। मैम अगर कोई एडवर्टाइजमेंट में जाना चाहता है जैसे आप कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या रास्ता सजेस्ट करोगे? हमारे कोई व्यूअर्स हैं, कोई यंग व्यूअर्स हैं जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, तो उनको आप क्या रास्ता एक्सप्लेन करोगे? देखिए, मैं तो सीधा सीधा ये कहूँगी कि पहले तो आप एजुकेशन लीजिए एडवर्टाइजिंग पे, अच्छे कॉलेज से लीजिए, नोन रिप्यूटेड, गवर्नमेंट एक्रेडिटेड हो तो उससे अच्छी तो कोई बात है ही नहीं। और उसके बाद आप इंटर्नशिप के लिए खुद अप्लाई कीजिए, अच्छी अच्छी एड एजेंसीज की लिस्ट निकाल लीजिए, ऑनलाइन मिल जाती है, आजकल एआई है। हमारे ज़माने में तो खैर मैं क्या ही बताऊँ, मतलब फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, स्मार्टफोन्स की बात कर रही हूँ मैं, तो सब सुविधा है, आज के बच्चे स्मार्ट हैं, दे आर वेरी टेक्नो सैवी। तो आप एक लिस्ट निकालिए अच्छी एड एजेंसीज की, उनके आपको सारे ऑनलाइन एड्रेसेस मिल जाएंगे। अपना पोर्टफोलियो, और पोर्टफोलियो तो खैर क्या ही आप डालेंगे, पहले अपना रेज्यूमे आप डालिए और इंटर्नशिप कीजिए, कोशिश कीजिए बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिले। और इंटर्नशिप में पैसे को ज़्यादा नहीं तवज्जो दीजिए, एक्सपीरियंस को दीजिए। पैसा मिले ना मिले, जेब से लगा के सीखना पड़े, गो टू अ वेरी वेरी बिग ब्रांड। बहुत फ़र्क पड़ता है आपने कहाँ से एडवर्टाइजिंग सीखी है, और उसमें भी बहुत चीज़ें होती हैं। एडवर्टाइजिंग सिर्फ राइटिंग नहीं है, एडवर्टाइजिंग में मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग में मीडिया प्लानिंग है, एडवर्टाइजिंग में रिसर्च है, एडवर्टाइजिंग में आर्ट है, एडवर्टाइजिंग में बहुत कुछ है। तो इतने सारे आपके पास विस्तार हैं, फिल्म मेकिंग है, एडवर्टाइजिंग में सब कुछ है। और एज आई सेड, इट्स गुड मनी, रिस्पेक्ट एंड a very glamorous and a beautiful life, so very fulfilling life. So अगर आपको इतनी fulfilling life चाहिए, तो even if you have to start small without money, I think that's just fine. मैम अभी आपने एआई के बारे में बोला, तो आपको लगता है कि जो कॉपीराइटर का जो एक सेक्शन है एडवर्टाइजिंग में, या और भी चीज़ें हैं, वो आजकल एआई ड्रिवन, एआई वो सब चीज़ें कर सकता है क्या, या ह्यूमन टच ज़रूरी है उसमें? देखिए, एआई अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है कि खुद से कुछ कर सके। प्रॉम्प्ट्स जैसे हम देते हैं, मैं आई यूज़ एआई माई सेल्फ टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, बहुत हेल्प करता है एआई रिसर्च में, आपको ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता डाटा के लिए। बट हैविंग सेड दैट, अ ह्यूमन माइंड कैन ओनली ऑपरेट अ गुड एआई।
अगर आप एक अच्छे प्रॉम्प्ट मास्टर हैं, इफ़ यू नो दैट यू आर राइटिंग अ राइट प्रॉम्प्ट, तब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं उसके। सो मच सो कि सैड बट प्लीज डोंट, ऑल दी यंगस्टर्स हु आर वाचिंग दिस डोंट टेक इट अदरवाइज, बट अभी जूनियर लेवल पे कॉपी राइटिंग की नीड बहुत हद तक ख़त्म हो गई है। क्योंकि हमें पहले बहुत जूनियर कॉपी राइटर्स इसलिए चाहिए होते थे कि कॉपी को जल्दी से फ्रेम कर दें एक फॉर्मेट में। थॉट और आइडिएशन हमेशा सीनियर लेवल से आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो है, उनके पास उतना एक्सपीरियंस है, उनकी पेडिग्री वैसी है, उनकी नॉलेज है, उनके पास उतना रिसर्च है। तो वो पूल जितना सीनियर्स के पास है वो जूनियर्स के पास डेवलप होने में टाइम लगता है। तो हम क्या करते थे, हम लोग अपने जूनियर्स को, अभी भी मेरी टीम्स में जो जूनियर लेवल पे लोग होते हैं उनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो कुछ हेल्प हमारी कॉपी पार्ट में करें, या कुछ हेल्प हमारी पैटर्न को क्रिएट करने में करें, या उस तरीके से। लेकिन अभी क्या हो गया है ना, अब वो चीज़ नीड ना बहुत हद तक ख़त्म होती जा रही है बिकॉज ऑफ AI। मैं खुद ही 6 किस्म की कॉपी 15 मिनट में लिख सकती हूँ जस्ट विद द हेल्प ऑफ एन AI। प्रॉम्प्ट सही होना चाहिए, थॉट सही होना चाहिए, मुझे फॉर्मेटिंग पता होनी चाहिए। आई डोंट वांट अ वेरी बिग टीम टू वर्क एनी मोर। मुझे टीम चाहिए, क्योंकि जहाँ स्ट्रैटेजी आती है, जहाँ पे हम लोग को पूरा उसको डिज़ाइन करना होता है ब्रांड की थॉट प्रोसेस को, वहाँ पे आपको एक इंटेलिजेंट टीम चाहिए, 2-3 लोगों की सपोर्ट चाहिए, इवन क्रिएटिव कॉपी में भी चाहिए। बट फिर वो जो आपको कॉपी सपोर्ट चाहिए वो थोड़ी सी सही सीनियर लेवल की। जूनियर लेवल पे कॉपी सपोर्ट अब ना बहुत ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है AI की वजह से। इफ़ द सीनियर नोज हाउ टू यूज़ AI ने ये तो कर दिया है, काम तो आसान बहुत कर दिया है, लेकिन AI को ऑपरेट तो हम ही करते हैं अभी तक। अभी उतना स्मार्ट AI नहीं कि वो हमारे को ओवर पावर कर सके या हमारे को ओवरटेक कर सके। मैम एक छोटा सा रैपिड फायर आपके साथ। मैम आप ये बताइए द बेस्ट एडवर्टाइजमेंट जो आपने अभी तक देखा हो। आई थिंक नाइकी, अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो जस्ट डू इट, सिंपल स्मार्ट, देयर मोस्ट मेमोरेबल मैसेज एवर। एंड इंडिया में? इंडिया में आई थिंक इफ यू रियली आस्क मी, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, टाटा स्काई डिड अ ग्रेट कैंपेन। और वर्स्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन इन द वर्ल्ड? इन द वर्ल्ड एक्चुअली मुझे एडवर्टाइजिंग से इतना प्यार है तो वर्ड्स तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है। बट मतलब पता नहीं, ये जो जितनी फेक एड्स होती हैं जो आपको फेक प्रोमिसेस देती हैं, जैसे कि ये तेल लगाइए और 4 दिन में आपके सर पे बाल आ जाएंगे, दीज आर वर्स्ट एड्स। लाइक एंड इन इंडिया? इंडिया का ही बता रही हूँ मैं आपको। अब्रॉड में करने में लोग डरते हैं, दे डोंट डू सच थिंग्स वेरी नॉर्मली। आपको सू कर दिया जाएगा अगर आप ऐसे काम करेंगे एडवर्टाइजिंग में। तब ऐसा कोई कैंपेन जो जिसके साथ आप एसोसिएट हो सकते थे या होना चाहते थे और नहीं हो पाए? मैं हो सकती थी। देयर वाज दिस वेरी वेरी बिग कैंपेन दैट आई वाज गोइंग टू डू विद रणवीर सिंह, और वो मेरा पूरा स्टार्ट भी हो गया था प्रोसेस। रणवीर सिंह के मैनेजर के साथ मेरी बात हो चुकी थी, हमने लोकेशंस तक डिसाइड कर ली थी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एक्सेट्रा। लेकिन वो पूरा कैंपेन डंप हो गया, तो डेफिनेटली दैट्स वन रिग्रेट। आई वांटेड टू डू दैट कैंपेन। एंड अपने पूरे करियर में आपको कुछ रिग्रेट है? रिग्रेट एज सच नहीं है, बट हाँ एक चीज़ का ज़रूर लगता है कि शायद मेरी शुरुआत, नो डाउट आई एम रियली थैंकफुल टू वेयर आई स्टार्टेड विद, बट अगर बहुत बड़ी एजेंसी से होती, जैसे मैं अभी यंगस्टर्स को बोल रही थी कि अगर आप शुरू करें तो बहुत बड़े ब्रांड नेम के साथ करें, तो शायद मेरी जर्नी और भी ज़्यादा फुलफिलिंग, और भी मैं जल्दी उन पड़ाव पर पहुंचती जिन्हें पहुंचने में मुझे थोड़ा समय लग गया। मैम दोनों बातें मुझे लगता है कि सच है कि कई बार क्या होता है जब आप बहुत बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हो जाते हो तो वो आपकी कैपेबिलिटी को बहुत इंटर्नशिप में बहुत छोटा में आप रह जाते हो। जैसे आई डोंट नो अबाउट एडवर्टाइजिंग मच बट आई नो अबाउट जर्नलिज्म कि जब मैंने एक छोटा ब्रांड ज्वाइन किया उन्होंने मुझे बहुत एक्सपोजर दिया। वहाँ पे मैं रिपोर्टर भी रही, एंकर भी रही। मैंने अब मेरे एमडी एक शो करते थे, उसका 15 मिनट का सेगमेंट मैं लिखती थी, पर वहीं जो मेरे पास ऑफ़र थी बहुत बड़े चैनल से, अगर मैंने वो ले ली होती तो मैं एक फ़ोटोकॉपी और ये सब करने में रह जाती। ये कितना सच है जो आप बोल रहे हो, बड़े ब्रांड से स्टार्ट करें तो किसी को भी उतना मैं मानती हूँ कि उनका रिलेशंस बहुत अच्छे लोगों से हो सकता है, बहुत अच्छी टीम उनको मिलेगी, पर प्रैक्टिकली उतना एक्सपोजर क्या उनको मिलता है कि मेन काम आपको करने दिया जाता है? दिशा देखिए, आप जो बात कर रही हैं ना बहुत इंडिविजुअल सेंट्रिक कर रही हैं। जो व्यक्ति काम सीखना चाहता है वो छोटी जगह पे करेगा तो उसको ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। इसको मैं ऐसे पुट करूँगी, जो आपकी बात से मैं समझ रही हूँ। लेकिन आपको मैं ये बता दूँ कि जब आप एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ काम करते हैं ना, आप सिर्फ काम नहीं सीखते, आप काम करने का तरीका सीखते हैं। आपके पास बड़े बड़े नाम होते हैं जिनका काम आप देख के भी, आप अगर एकलव्य हैं ना तो आपको बड़े ब्रांड में ही जाना चाहिए। इफ़ यू हैव द कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब
ऑब्जर्व एंड डू इट। समझदारी होती है कि बड़ी जगह जाइए, बड़ी अच्छी प्रैक्टिसेस सीखिए, काम सीखिए, बड़े बड़े लोगों को देखिए और उनके जैसे बनने की कोशिश कीजिए। बच्चा जब बड़ा होता है तो वो इमिटेट करता है, उसे हर चीज़ देख के ही करनी पड़ती है। इसी तरीके से आप जब किसी बड़े ब्रांड में जाते हैं, आप देख के ही सीखते हैं। कोई आपका हाथ पकड़ के आपको नहीं सिखाएगा, छोटे ब्रांड में भी नहीं सिखाएगा, लेकिन छोटे ब्रांड में हाँ आपको करने का ज़्यादा जल्दी एक्सपोजर मिलता है। लेकिन बड़े ब्रांड में जो आपको ब्रांड एक्सपोजर मिलता है, जो ब्रांड प्रैक्टिसेस आप सीखते हैं, जो अमाउंट ऑफ बजट्स आप देखते हैं, जिस तरह का ग्लैमर आप बहुत जल्दी एक्सपोज होते हैं, जिस तरह का आई से काम आप देखते हैं जो कि अवार्ड विनिंग काम होता है, बहुत जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं और आपके रेज्यूमे पे तो 4 चांद लग जाते हैं। आपको बड़ी बड़ी एजेंसी ज़्यादा पैकेजेस पे लेंगी और वो आप कभी छोटे ब्रांड के साथ स्टार्ट करेंगे तो मेरे एक्सपीरियंस में तो ऐसा नहीं है कि आपको उस तरीके के फ़ायदे जो एक बड़े ब्रांड के साथ हासिल होते हैं वो छोटे में होंगे। और बड़े से आप बड़े में ही जाते हैं, छोटे से में बड़े जाना बहुत मुश्किल है। अगर एक चीज़ आपको एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री में चेंज करनी हो तो आपको क्या चेंज करना? आई थिंक मेरे को ये डेडलाइन प्रेशर थोड़ा चेंज करना है। आई थिंक कि क्या होता है कि नो डाउट कि डेडलाइंस कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ यू, बट समटाइम्स दे कैन पुट यू अंडर सो मच ऑफ ट्रमेंडस प्रेशर कि या तो आप बहुत ही बॉस्टअप काम करेंगे, ऐसा कि बस काम चलाऊ काम, या फिर आप वो काम नहीं कर पाएंगे जो आप दिल से चाहते। थोड़ा सा अगर आपको डेडलाइन प्रेशर ईज आउट किया जाए तो आई थिंक स्पेशली फॉर क्रिएटिव पीपल बहुत खूबसूरत काम निकल के आ सकता है। और आई टेल यू ऐसी एजेंसीज़ हैं, बड़ी बड़ी अच्छी एजेंसीज़ हैं वर्ल्ड में और इंडिया में, जो आपको वो स्कोप देती हैं, जो कि क्लाइंट को बोल देती हैं कि सर अगर इतना टाइम नहीं मिलेगा तो वी कैन नॉट ब्रिंग यू अ ब्यूटीफुल कैंपेन। हाँ, आपको कुछ जल्दीबाजी में चाहिए तो बता दीजिए, फिर काम आपके हिसाब से आएगा। और कुछ आप बताना चाहते हो जो हम मिस आउट कर गए हों? आई थिंक एडवर्टाइजिंग के बारे में सिर्फ मैं जो फाइनली सबको एक बात बताना चाहूँगी वो ये है कि एडवर्टाइजिंग एज अ करियर इट्स बहुत एक्साइटिंग है लेकिन बहुत हार्ड है, क्योंकि इसमें स्किल सेट्स बहुत चाहिए होते हैं। तो अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि आप कुछ भी करके एडवर्टाइजिंग में मैनेज कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओनली इफ यू हैव सर्टन टाइप ऑफ स्किल सेट्स फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन एडवर्टाइजिंग, ओनली देन यू विल सर्वाइव। एनीबडी एंड एवरीबडी का कप ऑफ टी एडवर्टाइजिंग नहीं है। बस आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड बिफोर इवन यू कम इनटू दिस मतलब इंडस्ट्री। बहुत स्ट्रॉन्ग शील्ड लेके आना चाहिए, बहुत इंटेलिजेंस लेके आना होगा आपको, और अपना स्किल के ऊपर बहुत भरोसा और कॉन्फिडेंस लेके आना होगा, और अपने आप को बहुत तैयार करना होगा इस प्रोफेशन के लिए। आपको कैसी तैयारी? मतलब आपको मेहनत करनी होगी। अगर आप राइटर हैं तो आपको और ज़्यादा लिखना होगा और लिख लिख के खुद को चेक करना होगा, किसी अच्छे राइटर से चेक करवाना होगा, क्रिटिसिज्म सहने की हिम्मत चाहिए, दूसरों को देख के सीखने की समझदारी चाहिए और पेशेंस चाहिए। ग्रोथ में समय लगता है, रोम वॉज नेवर बिल्ट इन अ डे। कुछ मैं आजकल की जनरेशन में ये चीज़ महसूस करती हूँ कि उनको जल्दी रिजल्ट्स चाहिए, जल्दी तरक्की चाहिए, जल्दी आगे बढ़ना है। जल्दी काम शैतान का होता है, जल्दी कुछ नहीं अच्छा नहीं होता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आपको सचमुच कुछ अच्छा करना है, सचमुच कहीं नाम कमाना है, सचमुच अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करना है, तो बी रेडी एंड हैव पेशेंस एंड हैव दैट will and hard work to put in, and then you will be successful, of course. Thank you so much, Disha, for having me. It was indeed a pleasure to come and talk to you. You're a wonderful human being, and more so you understand the value of the professions, and that's wonderful. You're trying to help youngsters. It's a very good job you're doing. All the best. Thank you so much. Thank you. Ma'am, we don't believe in bouquets. We believe in plants. So It's this more is for long you. lasting. Thank you so much. It's yeah. beautiful. Thank you. Like, share, and subscribe.